सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण ठाकुर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल भारत एक विचार पे। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अलग अलग घटनाओं का हम केस स्टडी करेंगे। आज की जिस पहली घटना के बारे में हम बात करेंगे, उस घटना ऐसे ही दिलचस्प मोड़ लेती है जिसमें एक चोर की गवाही की वजह से एक लड़की को इंसाफ मिलता है। आज हम बात करेंगे सिस्टर अभ्या मर्डर केस के बारे में। जी हाँ, वही केस जिसके 28 साल बाद 22 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने अपनी फैसले को सुनाया। सिस्टर अभ्या का जन्म 1973 में हुआ था, कोट्टयम केरला में। उनका लालन पालन भी वहीं पे हुआ। आगे चल के वो सेंट जोसेफ कांग्रेगेशन ऑफ रिलीजियस सिस्टर को ज्वाइन करती हैं। तो घटनाएं यूँ होती हैं कि 27 मार्च 1992 की सुबह 4 बजे वो उठती हैं पानी पीने के लिए और उसके बाद वो फिर कभी नहीं मिलती। पुलिस जब जांच शुरू करती है इस बात को, तो पुलिस को फ्रिज के पास उनकी एक चप्पल मिलती है जिसका एक दूसरा जोड़ी उन्हें पास के कुएं के पास मिलता है। जब कुएं को खंगाला जाता है तो उसमें से सिस्टर अभ्या की लाश बाहर निकलती है। ये जांच वहाँ के लोकल पुलिस को दिया जाता है। उनकी लाश का पोस्टमार्टम डॉक्टर राधाकृष्णन करते हैं, जो कि उसे एक अननेचुरल डेथ के तौर पर बताते हैं। उन्हें कई जगहों पर चोट के निशान भी मिले, गर्दन, कमर और कंधे पर। साथ ही में उन्हें किसी प्रकार का कोई दूसरा एंगल नहीं मिलता है, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट के तौर पर। इन सभी के बाद शुरू होती है घटिया और शर्मसार कर देने वाली राजनीति, जहाँ पर पुलिस चौकीदार बन बैठते हैं नेताओं के घर के, और साथ ही साथ धर्म वालों को ठेका ले रखा है। उन लोगों ने इसको लीपापोती करना शुरू करते हैं। आप तो जानते हैं हमारे देश में मिशनरीज के किए गए कर्मों पर कितना जल्दी पानी फेरने का सबको चुल मचा रहता है। अप्रैल में इसे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। लेकिन क्राइम ब्रांच करती क्या है? क्राइम ब्रांच सबूतों को मिटाने में लग जाती है। एक एक करके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। एक एक करके सारे गवाहों को प्रेशराइज करके बातों को पलटने के लिए कह दिया जाता है। धीरे धीरे मामला ठंडा बस्ता में जाने लगता है। जो पहले के फोरेंसिक जांच करने वाले थे उनको भी हटाकर नए लोगों से जांच कराया गया, नए तथ्य तैयार किए गए, और धीरे धीरे ये करके ये मामला दबता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण हमें दिखती है। इस इंसाफ की लंबी लड़ाई में जो अगर सबसे बड़ा सेनापति किसी कहें तो वो थे जोमन पुथेनपुरकल, जिन्होंने अपने सालों की मेहनत से इंसाफ दिलवाया। ये वही थे जिन्होंने अभ्या एक्शन कमेटी की पूरी योजना तैयार की थी, और यही थे जो सालों तक प्रेशर बनाए रखें, हर दरवाजे को खटखटाया ताकि अभ्या को इंसाफ मिल सके। तो इन्होंने जब देखा कि स्टेट पुलिस इस पूरे प्रकरण में कुछ भी करने से नाकाम रही, और किस प्रकार से सबूतों को मिटाने और किस प्रकार से उन पर एलिगेशन लगे कि वो खुद जो क्रिमिनल्स हैं उनसे मिले हुए, तो इन सभी के बाद ये पूरी एक्शन कमेटी जो थी वो चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखती है और उनके सामने धरना प्रदर्शन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप चीफ मिनिस्टर उनके बातों को मानते हुए ये जांच सीबीआई को सौंप देते हैं। 29 मार्च 1993 को ये केस सीबीआई को सौंपी जाती है। उस समय के सीबीआई के निदेशक रहे वर्गीस पी थॉमस को ये जांच दी जाती है। जांच रिपोर्ट पहली जो सबमिट करती है सीबीआई, उसमें ये प्रूफ नहीं हो पाता है कि ये एक मर्डर। दूसरे रिपोर्ट में जब ये फिर से उसे सबमिट करती है, उसमें ये बात कहीं ना कहीं जिक्र रहता है कि ये हो सके तो ये मर्डर है। लेकिन कंफर्मेशन इसलिए नहीं थी क्योंकि इनके पास मर्डर तो था कि मर्डर हुआ था, बट ये किसने किया था, क्या किया था, ये कुछ इनको पता नहीं था। सीबीआई जांच रिपोर्ट में ये सामने आता है कि किस तरह से केरला पुलिस ने जब कुएं से लाश को निकाला और उस समय की जो तस्वीरें थी उसे किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ सिस्टर अभ्या के जो कपड़े थे, जो कि फोरेंसिक को सबूत के तौर पर मिल सकते थे, उसे भी जला दिया गया। साथ ही साथ ये बात भी छुपाई गई कि उनके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान थे। यहाँ तक कि उनके गर्दन पे जो बड़ा सा घाव था, इस बात को भी नहीं बताया गया। और ये पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि इसमें केरला पुलिस और वहाँ पे जो लोकल गवर्नेंस है वो सभी इसमें शामिल थे, इसकी लीपापोती करने में। सीबीआई आगे अपने जांच रिपोर्ट में ये बताती है कि जो केरला पुलिस के सबसे हेड थे, उन्होंने भी जांच को अपने हाथ में लेने के बावजूद भी उन्होंने भी अपने जांच रिपोर्ट में यही बताया कि जो सिस्टर अभ्या थी उन्होंने सुसाइड किया था। हर तरफ से ये पूरे प्रयास में थे कि कहीं ना कहीं इस बात को सुसाइड करके, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें मेंटल इलनेस तक
का शिकार बता दिया, यानी उन्हें पागल घोषित कर दिया और कहा कि पागलपन के दौरे के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये बातें कभी सामने नहीं आई क्योंकि उनके सच में पागलपन थी या नहीं। उनके साथ रहने वाली लड़कियों से भी बात किया गया, सबने बताया कि ऐसा कभी उन्होंने महसूस नहीं किया, ना ही कभी किसी प्रकार उनको दौरा आते थे। अगस्त 2007 को ये केस एक सनसनीखेज मोड़ लेता है। कोर्ट नार्को टेस्ट की इजाज़त दे देती है। नार्को टेस्ट होता है और सीडी पे आती है और सीडी पे सवाल उठने लगते हैं कि कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ प्रकार का छेड़छाड़ किया गया है। फिर ये जब कोर्ट में जांच रिपोर्ट सामने आती है तो पाया जाता है कि जो डॉक्टर मालिनी थी जिन्होंने नार्को टेस्ट किया था, उन्होंने ही सीडी के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसके कारण उन्हें अपने पद से डिसमिस कर दिया जाता है। उसके बाद से पुनः नार्को टेस्ट की इजाज़त नहीं दी जाती। कैथोलिक चर्च पुरजोर कोशिश कर रहा था कैसे भी इस मामले को दबाया जा सके। बड़े बड़े कैथोलिक जो विचारक थे उनकी बातें लाई जाती हैं, न्यूज़ टेलीकास्ट होता है, पूरा रूमर्स होते हैं और अलग अलग मार्केट में झूठ बेचे जा रहे थे। अब बात आती है जनवरी 2018 की। जनवरी 2018 को के माइकल, जो कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, उन्हें एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का दोषी पाया जाता है और उन्हें उसके लिए सज़ा सुनाई जाती है। फिर आगे सारे एविडेंसेस को साथ में रखकर अब एक मुख्य बात यहाँ सामने आती है, जो हमारे पूरे इस प्रकरण का सबसे मेन और सबसे अहम बात हो जाती है, बयान। कई सारे लोग प्रेशर में आके अपने अपने बयान बदल दिए, लेकिन उस रात कोई तीसरा भी था वहाँ पे। वो कौन था और वो आखिर वहाँ कर क्या रहा था? वो तीसरा शख्स था अडका राजू, जो उस दिन चोरी के मंसूबे से वहाँ पहुँचता है और इस पूरे घटनाओं का चश्मदीद एक अकेला गवाह बनता है। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ तीसरा भी कोई था और उस पर कई सालों तक बहुत प्रेशर बनाया गया कि अपने दिए हुए बयान से वो बदल जाए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और अपने बयान पर अडिग रहा। उसी बयान के कारण कोर्ट ने भी ये कहा कि इसके बयान को इस पूरे केस का जो मिड पॉइंट कह सकते हैं उसे माना गया और कोर्ट ने उस पर अपना वर्डिक्ट सुनाया। तो इसके बयान के बाद से कोर्ट को ये बातें क्लियर होगी कि आखिर घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ था। होता यूं है कि जब वो पानी पीने के लिए सिस्टर अभ्या जाती हैं तो वो फादर कोटोरो और सिस्टर सैफी को आपत्तिजनक हालात में देखती हैं। भेद खुल ना जाए इस बात से डर के उन्होंने उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। गर्दन और पीठ पर उसी चोट के निशान थे, तो उन्होंने सब चीज़ छुपाने के लिए उसे कुएं में फेंक दिया। आखिरकार 22 दिसंबर 2020 को कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। फादर कोटोरो और सिस्टर सैफी को आजीवन कारावास होता है और साथ में 5 लाख का जुर्माना। और यहाँ पर कुछ लोगों की घटिया नियत और घटिया कार्रवाई का सजा एक बेगुनाह ने भुगता, और फिर भी इसे ढकने के लिए कैथोलिक चर्च आगे आते रहा। कैसे प्रकार की मानसिकता है, किस प्रकार के ये लोग हैं जो सोचते हैं कि इतना नीच कर्म करने के बाद भी आप ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े हैं। कौन है ये लोग और क्यों समाज में ऐसे घटियापन को ये बढ़ावा दे रहे हैं? कैथोलिक न होने के नाम पर आप कुछ भी उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, माइनॉरिटी चिल्लाएंगे। और यहाँ पर ऐसे, और ये एक घटना नहीं है, ऐसे कई घटनाएं हैं जो कैथोलिक चर्चों से जुड़ी हुई हैं और बेहद ही नीच। इन सभी घटनाओं के बारे में हम आगे भी बात करेंगे और अलग प्रकार के भी कई सारे केस स्टडीज लाएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कुछ एक नया बात पता चला है, कुछ अलग सा पता चला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें इस वीडियो को। नमस्कार।